हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आकाश कामरा मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम हमारी क्लास में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इससे पहले भी हमने 2 लेक्चर में ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड किया है, लेक्चर नंबर 8 और 9 में, जो कि डिफरेंट केसेस पे था। इसमें भी हम एक डिफरेंट केस चेक करेंगे। इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें डीजेनरेसी मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में पहले जो हम कर रहे थे लेक्चर 8 और 9 में डीजेनरेसी नहीं मिली थी, उनमें हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड किया था। इसमें डीजेनरेसी हमें मिलेगी और हम उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अगर लेक्चर नंबर 8 और 9 आपने नहीं देखा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन का, तो पहले उसे आप देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिख रहा होगा। लेक्चर नंबर 8 और 9 में हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहले फाइंड किया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है, जिसमें हमें ये फैक्टर्स बता रखी हैं, जहाँ पर हमें सामने उनकी सप्लाई दे रखी है कि प्रोडक्ट की क्या सप्लाई है, और यहाँ पर हमें दे रखे हैं कि उनकी डिमांड किस किस जगह पर क्या क्या उनकी डिमांड है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जिसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। उसे चेक करने के लिए हमें टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड चेक करना होता है। तो अगर मैं टोटल सप्लाई चेक करूं, समीशन ऑफ सप्लाई करें, हम टोटल सप्लाई चेक करें, तो ये हमारे पास बनेगी 20 + 14 34। और ऐसी अगर हम समीशन ऑफ डिमांड चेक करें, तो डिमांड हमारे पास हो जाएगी 8 और 8 16, 16 और 8 हमारे पास हो जाएगा 24 और 6 30। तो डिमांड जो है हमारी वो क्या है, 30 है। डिमांड कम है। अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। जिसमें कमी हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास डिमांड में कमी है, कितनी कमी हो ये चेक करिए, 4 की कमी है। तो डिमांड में अगर 4 की कमी है तो हम डिमांड के अंदर 4 ऐड कर देंगे। अगर सप्लाई में कमी होती तो सप्लाई में ऐड करते, डिमांड में कमी है तो डिमांड में कर देंगे। ऊपर जो उनकी कॉस्ट लेनी है वो कॉस्ट हम लेते हैं 0, और यहाँ पे हम एक और बना देंगे M6। अब इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, जो कि मैं लेक्चर 1, 3 और 5 में आपको बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो अगर कुछ भी ना लिखा हो किस मेथड से सॉल्व करना है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, क्योंकि उससे जो आंसर आता है वो जल्द ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लिखा हो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से करो, तो हम उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि प्रारंभिक हल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लगाएंगे। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया जाता है। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में हमें सर्कल किस पर लगाना है ये पता करने के लिए पेनल्टी फाइंड करनी होती है। ये लेक्चर भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पेनल्टी हर रो की निकलती है और हर कॉलम की निकलती है। पेनल्टी हम फर्स्ट टाइम फाइंड कर रहे हैं तो मैंने हेडिंग दे दी P1। हम रो वाइज भी पेनल्टी फाइंड करते हैं और कॉलम वाइज भी पेनल्टी को फाइंड करते हैं। पेनल्टी फाइंड करने के लिए हमें रो में से, हर रो में से, अगर रो की पेनल्टी फाइंड कर रहे हैं तो हर रो में से स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करना है और उन दोनों को आपस में माइनस करना है। 2 स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, एक 2 है और एक 0 है। 2 हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर में आ रहा है और एक 0 आ रहा है, तो 2 - 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। बड़ा नंबर पहले रखेंगे और फिर दूसरे को छोटे को लिखेंगे। जैसे 2 और 0 में से 2 पहले रखेंगे, -0 करेंगे तो यहाँ 2 आ गई। यहाँ अगर चेक करें तो 1 और 0 है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा पेनल्टी 1 - 0 1। यहाँ स्मॉलेस्ट हमारे पास है 3 और 0, तो यहाँ पेनल्टी आ जाएगी हमारे पास 3। अगर अब हम निकालेंगे कॉलम वाइज, कॉलम में देखें तो स्मॉलेस्ट नंबर 5 और 4 है। 5 - 4 पेनल्टी 1 आएगी। ऐसे अगर इस कॉलम में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है 4 और 2। 4 - 2 पेनल्टी 2 आ जाएगी। फिर यहाँ पर अगर है 4 और 3, 4 - 3 पेनल्टी 1। यहाँ पर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है 2 एंड 2, तो यहाँ हमारी पेनल्टी बन जाएगी 0। यहाँ है 3 और 1, तो यहाँ हमारे पास बन जाएंगे 2। और इस तरफ पूरी में हमने 0 है, ये बन जाएगा। डिमांड और सप्लाई को इंक्लूड नहीं करना, बाकी टेबल में देखना है हमारे पास। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारी जो मैक्सिमम पेनल्टी चूज करनी होती है, मैक्सिमम पेनल्टी है 3। तो 3 पर हम एंट्री का साइन लगा देंगे और इस रो में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उस पर सर्कल लगेगा। एंट्री का मतलब इस रो में हम जाएंगे और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उस पर सर्कल लगेगा। स्मॉलेस्ट नंबर हमें दिख रहा है 0 है। 0 के इस तरफ हमारे पास डिमांड है 4 और सप्लाई है 14। तो 0 की इस तरफ डिमांड है हमारे पास 4
और सप्लाई है 14। छोटी वाली वैल्यू लिखी जाती है, मैंने आपको बताया हुआ है। और फिर जो नंबर वहाँ लिखा जाएगा वो दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। यहाँ कट करें तो 0 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10। अब जिधर आपको 0 मिल जाए उसके सामने जो भी बचे हुए हमारे पास नंबर होंगे उन पर हम ऐसे डॉट लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि अब हम इन नंबर्स को ना ही तो पेनल्टी निकालने में यूज करेंगे, ना ही इन पर क्या आएगा, सर्कल आएगा। तो कुल मिला के ये जो हमारा कॉलम M6 है ये अब आगे हमारे काम नहीं लेना है इसको। नेक्स्ट सर्कल पता करने के लिए फ्रेंड्स फिर से हमें क्या करना होता है, पेनल्टी निकालनी होती है। तो यहाँ पर पेनल्टी P2 हम निकालेंगे। अगर यहाँ चेक करें तो 2 और 2 है हमारे पास, पेनल्टी 0 आ जाएगी स्मॉलेस्ट। इधर अगर हम स्मॉलेस्ट देखें तो 4 और 2 है, सॉरी 2 और 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगी। अगर इस तरफ देखें तो 4 और 3 है, यहाँ पेनल्टी हमारे पास 1 बन जाएगी। ऐसे ही अगर हम इस पूरे कॉलम में चेक करें तो 5 - 4 1 आ जाएगा, स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे, 4 - 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा। और इस जगह पर अगर हम देखें तो 4 - 3 1 आ जाएगा, 2 - 2 यहाँ 0 आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 3 - 1 यहाँ 2 आ जाएगा और इसे तो हम लेंगे ही नहीं। तो पूरे P2 में अगर हम चेक करें तो जो मैक्सिमम पेनल्टी आई है वो हमारी 2 बनी है, 2 जगह पर है, हम दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। अगर मैं इसे चूज करता हूँ तो इस कॉलम में सर्कल लगेगा और किस पर लगता है, स्मॉलेस्ट नंबर पर। स्मॉलेस्ट नंबर इनमें है हमारे पास 1, तो ये हमने 1 पर सर्कल लगाया। 1 के सामने जो डिमांड है वो 8 है, सप्लाई 12 है, 8 यहाँ पर आएगा। 8 कट कर देंगे, जो भी ऊपर लिखा जाता है स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखी जाती है उसे कट कर देते हैं दोनों तरफ। ये हमारे पास बन गया 4। जब हमें 0 मिल जाए बाकी बचे उसके सामने जो भी हैं उन पर हम डॉट लगा देते हैं और फिर हम आगे उन्हें यूज़ नहीं करते हैं। अब हम पेनल्टी P3 फाइंड करेंगे। तो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो 0 आएगा, यहाँ स्मॉलेस्ट 4 और 2 है, अब पेनल्टी 2 आएगी। यहाँ स्मॉलेस्ट 5 और 4 है तो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि बाकी इन दोनों को तो हम छोड़ चुके हैं, ये दोनों हम अब छोड़ चुके हैं यहाँ तक, इसी में हमने अब काम करना है। नेक्स्ट अगर चेक करें कॉलम वाइज तो यहाँ पर हमारे पास 5 - 4 1 आ जाएगा। ये पूरे के पूरे तीनों सेम ही है, 4 - 2 2, यहाँ 1 आएगा और इस जगह पर हमारे पास 0 आएगा। मैक्सिमम को हमने चूज़ करना है और मैक्सिमम जो बन रही है वो हमारे पास 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 इस जगह पर भी बन रहा है। किसी को भी हम चूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे चूज़ करें तो इस कॉलम में स्मॉलेस्ट नंबर पर सर्कल लगेगा और यहाँ जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है हमारा 2। 2 के सामने सप्लाई 8 है, डिमांड 4 है, तो यहाँ हमारे पास छोटा नंबर 4 आ जाएगा। दोनों तरफ से कट कर देंगे, ये हमारे पास आ गया, यहाँ बचेगा 4। ये 0 आ गया है तो अब हम इसे कट कर देंगे, इन्हें यूज़ नेक्स्ट नहीं करेंगे। अब पेनल्टी P4 फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास बचे 3 और 2, यहाँ हमारी पेनल्टी आएगी 1। यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर है 5 और 2, पेनल्टी आएगी 3। यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 6 और 4, तो पेनल्टी बनी 2। ऐसे ही हम कॉलम वाइज पेनल्टी फाइंड करें तो ये तीनों के तीनों वैसे वही हैं, 5 - 4 करेंगे सेम ही आएगा 1। इसे अब हम छोड़ ही चुके हैं, इसे भी छोड़ चुके हैं, जिन पर छोड़ दिया हमने वहाँ पहले से ही हम कट लगा देते हैं। यहाँ अगर चेक करें तो 4 - 3 हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ 2 - 2 0 आएगा। तो मैक्सिमम पेनल्टी जो आई है वो हमारे पास 3 आई है। तो यहाँ हम एंट्री का साइन लगाएंगे और जो बचे हुए हैं जिन पे कट नहीं लगा उनमें से किसी एक पर सर्कल लगेगा। सर्कल लगता है स्मॉलेस्ट पर, तो इस 2 पर हमने सर्कल लगाया। 2 के इस तरफ 4 है, यहाँ 8 है, स्मॉलेस्ट 4 है, 4 को लिखा जाएगा। 4 कट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो गया, यहाँ 4 कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 0 के सामने जो जो बचे हैं उन्हें हम कट कर देते हैं। तो 0 के सामने 2 5 बचे थे, इन्हें कट कर दिया और आगे हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब पेनल्टी निकलेगी हमारी P5। तो बचे हुए जो है हमारे पास ये एक रो बची हुई है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 3 और 2 है, पेनल्टी 1 आएगी। ये पूरी की पूरी कट हो चुकी है, क्योंकि जो कुछ कट हो चुके हैं कुछ पे सर्कल लगा चुका है, तो पूरी रो हम छोड़ चुके हैं इसको। तो यहाँ हमारी कोई भी पेनल्टी नहीं आएगी। इधर अगर हम देखें तो 6 4 7 बचा है, स्मॉलेस्ट 6 और 4 है, पेनल्टी यहाँ पर आएगी 2। जो भी एलिमेंट बचे होते हैं रो में स्मॉलेस्ट को माइनस कर दो आपस में। ऐसे ही कॉलम में अब ये बचे हैं
ये 5 तो कट हो चुका है, 6 और 4 बचे हैं। अगर हम इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 2। नेक्स्ट के अंदर एक पर सर्कल लगा हुआ है, 2 को हम कट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में 4 और 3 है। 4 और 3 है तो यहाँ हमारे पास माइनस करने पर 1 आएगा। यहाँ 7 और 2 है, माइनस करने पर 5 आएगा। ये पूरा हम छोड़ चुके हैं और इसे पूरे को भी छोड़ चुके हैं। मैक्सिमम पेनल्टी अगर चेक करें तो हमारे पास क्या बन रही है, 5। यानी कि इस कॉलम में सर्कल लगेगा, स्मॉलेस्ट नंबर है 2, तो 2 पर सर्कल लगाएंगे हम। 2 के इस तरफ 4 है, इस तरफ भी 4 है, तो यहाँ हमारा 4 आ गया और ये हमारे पास कट करेंगे 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। अब क्योंकि ये 0 है तो इसे हम कट कर देंगे 0 के सामने वाले को। ये भी 0 है तो ये 3 भी कट हो जाएगा, हमारा 4 भी कट हो जाएगा। दोनों तरफ ही हमें 0 मिल गई। जहाँ भी 0 मिलते हैं उसके सामने वालों को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब हमारे पास फ्रेंड्स सिर्फ 2 ही नंबर बचते हैं, 6 और 4। तो पेनल्टी निकालने की जरूरत नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर पर हम लगाएंगे सर्कल। 4 के इस तरफ 6 है, इधर हमारे पास 10 है, तो यहाँ आ जाएगा 6 कट कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ बचेगा 4। लास्ट 0 यहाँ आया है, ऊपर ऑलरेडी कट लगे हुए हैं। यहाँ 4 है तो इधर कट नहीं लगाना किसी पर भी। लास्ट बचा हुआ नंबर 6 के इस तरफ भी 4 है और सामने भी 4 है, कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। टोटल डिमांड भी 0 हो चुकी है, टोटल सप्लाई भी हमारी 0 हो चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे टोटल मिनिमम कॉस्ट। टोटल मिनिमम कॉस्ट जो हमारे फर्स्ट टेबल बनने पर जो बनी है, 6 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 24, 4 का मल्टीप्लाई 6 से 24, 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8, 2 का 4 से, फिर से 2 का 4 से, तो 8 हमारे पास आ जाएगा 2 बार, 8 का 1 से, और लास्ट है 0। और अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 80। क्योंकि ये कॉस्ट है तो इस पर रुपीस लिख सकते हैं। तो हमारा जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आया है, प्रारंभिक जो हल आया है हमारा, वो है 80। अब हम इसकी ऑप्टिमिलिटी की जांच करेंगे। तो इसके लिए हमें 2 कंडीशन से गुजरना होता है। फर्स्ट तो ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स, यानी कि जो सर्कल बने हमारे सब, टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स वो इस फॉर्मूले के इक्वल होने चाहिए। सर्कल इस फॉर्मूले के इक्वल आएंगे। फॉर्मूला है हमारे पास m + n - 1, और बताया हुआ आपको कि m क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 रोज हैं, तो m की जगह हमारे पास आ गया 3, प्लस n की जगह आएगा नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम हमारे पास 6 तक गए थे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6, -1 करें तो आएगा 8। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास सर्कल 8 है या नहीं। तो सर्कल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रेंड्स सर्कल हमारे पास 7 आए हैं। तो लेक्चर नंबर 8 और 9 में जो हम देखते थे वहाँ ये फॉर्मूला मैच हो जाता था। और इसका केस सेकंड है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट पोजीशन में हो सेल, वो भी सेटिस्फाई हो जाता था। और हम बोलते थे कि जो हमारा आंसर है वो नॉन डीजेनरेट है, अपभ्रष्ट नहीं है। लेकिन अब जो हमारा सर्कल है वो मैच नहीं हो रहे टेबल से, तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो क्या है, डीजेनरेट है, अपभ्रष्ट है। तो सोल्यूशन इज डीजेनरेट। इसी केस को कहा जाता है डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हल अपभ्रष्ट है। पहले के जो 2 केस क्वेश्चन किए थे उनमें ऐसा नहीं था। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, एक सर्कल हमारे पास कम है, क्योंकि हमने जो काउंट किए हैं हमारे अकॉर्डिंग जो सर्कल बने हैं वो टोटल सर्कल बने हैं 7, जबकि इस फॉर्मूले के सर्कल आने चाहिए थे 8। तो एक सर्कल हम अपनी तरफ से लगाते हैं सर्कल कंप्लीट करने के लिए, और सर्कल लगता किस पर है, सबसे छोटी कॉस्ट पर। टेबल में हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे जो छोटी कॉस्ट होगी उस पर हम सर्कल लगाएंगे, और सर्कल ऐसी जगह पर लगाना है कि लूप ना बने। सबसे छोटी कॉस्ट पर एक सर्कल लगाएंगे क्यों, डीजेनरेसी को, अपभ्रष्टता को खत्म करने के लिए। क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8 सेल बनने चाहिए, हमने काउंट किए हैं तो हमारे 7 सेल बन रहे हैं, एक सेल हम खुद से बनाएंगे। सबसे छोटी कॉस्ट देखें तो 0 ही है, जो कि 2 जगह पर पड़ी है। हम इस 0 पर भी सर्कल बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं। बनाना उस पर है जिस पर लूप ना बने। अगर लूप बन रहा है तो फिर दूसरी 0 चूज करो, अगर दोनों ही 0 पर लूप बन रहा है तो फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर चूज करो। बचा हुआ स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, लूप नहीं बनना चाहिए। तो अगर मैं इस पर सर्कल बना दूं तो हमारा लूप नहीं बनेगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर यहाँ होता हमारे पास एक सर्कल तो लूप बन जाता, अब नहीं बन रहा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर यहाँ सर्कल होता तो लूप बन जाता,
अब हमारा बंद लूप नहीं बन रहा है। अपनी तरफ से मैंने सर्कल लगाया और उसकी कॉस्ट हमें क्या देनी है, एप्सिलॉन। सर्कल लगेगा किस पर, सबसे छोटी कॉस्ट पर, और लूप नहीं बनना चाहिए। सबसे छोटी कॉस्ट दोनों सेम आ रही थी, इस पर अगर हम लगाएं तब भी लूप नहीं बनता, इस पर लगाएं तब भी हमारा लूप नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने 0 पर लगा दिया और कॉस्ट क्या देनी है, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हमारा क्या होगा, टेंस टू 0 हमें लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें इस सेल को एलोकेट किया है, ये सेल कौन सा है, F1 M6, जहाँ 1 और 6 मिल रहे हैं वो वाला सेल है हमारे पास। तो इसी बात को हम बताएंगे यहाँ पर, नाउ वी allocate the cell, now we allocate the cell F1 M6 with cost एप्सिलॉन। हमने उसको एलोकेट किया है और कॉस्ट क्या लिया, एप्सिलॉन। उसे क्यों एलोकेट किया है, क्योंकि वो हमारा स्मॉलेस्ट है और लूप नहीं बन रहा। वेयर ये जो एप्सिलॉन है ये क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। तो ये करने के बाद अब अगर हम वापस से ये चेक करें कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स हैं वो कितने बन रहे हैं, तो वो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स फॉर्मूले से 8 आएंगे, और अगर हम काउंट करें तो वो भी हमारे क्या रहेंगे फ्रेंड्स, 8 रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स, पहले तो फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, फॉर्मूला है m + n - 1। m होता है नंबर ऑफ रोस, नंबर ऑफ रोस तो पहले 3 थी तो अब भी 3 ही है। कॉलम पहले 6 थे, अब भी 6 हैं, और आंसर अब भी आया है 8। और अब हम काउंट करें तो वो भी 8 बन जाएंगे, जो एक हमारा कम था वो हमने 0 पर लगा करके कर दिया पूरा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद फिर हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं, और सेकंड कंडीशन में हमें चेक करना होता है कि क्या लूप तो नहीं बन रहा। तो यहाँ से हम चेक करें तो लूप हमारे पास नहीं बन रहा। इसके लिए हम एक नई टेबल बनाते हैं जिसमें स्टार से शो करते हैं। तो इस टेबल में हम चेक करेंगे कि पहले किस किस पर सर्कल बना है, जहाँ जहाँ सर्कल बना है वहाँ वहाँ हम स्टार लगाते हैं। तो फर्स्ट रो के एंड में हमारे सर्कल बना है, अगर आप टेबल को चेक करेंगे सेकंड रो के स्टार्टिंग में बना है, सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो के एंड में, सेकंड के स्टार्टिंग में, थर्ड का एंड है। फिर जहाँ जहाँ हमारे ये सर्कल बने हैं वहाँ वहाँ हम स्टार बनाएंगे, और बाद में चेक करेंगे कि क्या ये हमारा लूप तो नहीं बन रहा। अगर लूप बने तो फिर ये इंडिपेंडेंट सिचुएशन में नहीं है, उसके लिए फिर अलग केस से सोल्व किया जाता है। इन दो जगहों पर हमारे पास स्टार है, तो जहाँ जहाँ सर्कल थे वहाँ वहाँ मैंने स्टार बना दिए हैं, जिस जिस जगह पर सर्कल थे। अब अगर चेक करें तो हमारा लूप नहीं बन रहा। अगर इस जगह पर हमारे पास एक स्टार होता तो ये बंद लूप बन जाता, या फिर इस जगह पर स्टार होता तो इनका बंद लूप बन जाता। ऐसे अगर इस जगह पर स्टार होता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और वापस इसी पर आते बंद लूप बन जाता। फिलहाल कोई भी लूप बंद नहीं बन रहा है हमारे पास। हम लिखेंगे ऑल द एलोकेटेड सेल्स, all allocated cells are in independent position, are in independent position। सभी जो भरी हुई पोस्ट हैं वो स्वतंत्र स्थिति में है। तो अब जो हमारा आंसर है वो डीजेनरेट नहीं है, नॉन डीजेनरेट है। तो सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट। हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है। तो हमने इसका सॉल्यूशन देखे तो इसका सॉल्यूशन क्या बना है, क्योंकि जो पहले हमने कॉस्ट निकाली थी वो एक सर्कल कम के अकॉर्डिंग निकाली थी, 7 सर्कल के अकॉर्डिंग निकाली थी। 8 सर्कल के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें तो हमारे पास एक सर्कल एक्स्ट्रा बन गया था 0 पर, और उसकी कॉस्ट क्या थी, एप्सिलॉन। तो यहाँ पर नई जब आंसर निकालेंगे तो 0 इंटू एप्सिलॉन बनेगा। अब एप्सिलॉन खुद टेंड्स टू 0 है और ऑलरेडी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो आंसर आएगा वो 80 ही आएगा। तो ये वाला जो अब आंसर आया है वो हमारा डी जनरेट नहीं है, क्योंकि टोटल सर्कल अब 8 हो गए थे। 8वें सर्कल से भी क्या चेंज हो सकता है वो हमें देखना था। 0 इंटू एप्सिलॉन था, अगर 5 इंटू एप्सिलॉन होता तब भी उसका आंसर 0 ही बनना था, क्योंकि हमने जो एप्सिलॉन लिया है यहाँ पे बताया है एप्सिलॉन टेंस टू क्या है, 0 है। अगर इस जगह पे हमारे पास स्मॉलेस्ट कॉस्ट 5 होती, 5 के ऊपर एप्सिलॉन लगता, तो हम जो मिनिमम कॉस्ट द्वारा से फाइंड करेंगे उसमें 5 इंटू एप्सिलॉन लगाएंगे, और क्योंकि एप्सिलॉन टेंस टू 0 है तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर वही रहेगा। एक सर्कल और हमने लगा दिया, इससे हमारा क्या हो गया, ये नॉन डीजेनरेट हो चुका है। अब हमें यू आई और वी जे की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। यू आई और वी जे हम कैलकुलेट करते हैं
एलोकेटेड सेल्स के लिए जिन पर सर्कल बना है। तो अब हम हेडिंग देंगे टू फाइंड UI एंड VJ फॉर एलोकेटेड सेल, यानी कि जिन पे सर्कल बने हैं, फॉर एलोकेटेड सेल्स। और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CIJ इक्वल्स टू UI प्लस VJ। तो ये फ्रेंड्स मैंने टेबल बना रही है, हमारे पास 3 रो हैं और 6 कॉलम है। तो हम एलोकेटेड सेल्स की बात कर रहे हैं, तो पहले हम उन सेल को लिखेंगे जिन जिन पर सर्कल लगा है। एक हमारे पास यहाँ 6 है, नेक्स्ट ऊपर ऊपर सर्कल लगा है, वहाँ क्वेश्चन में हमें 2 दिया हुआ है। इस जगह पर हमें क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है जहाँ सर्कल बना है। आप टेबल उस देख सकते हो जहाँ हमने सर्कल बनाए थे, यहाँ 2 1 0 और यहाँ पर लास्ट हमारे पास है 0। ये जो सर्कल लगे हुए हैं जिस जिस जगह पर उनको हमने लिख लिया है। 6 2 4 2 2 1 0 0। 8 सर्कल हमारे कंप्लीट होने थे जो कि हमने कर लिए हैं। इनके लिए हमें UI और VJ फाइंड करना होता है। सामने फ्रेंड्स हम लिखते हैं हमेशा U की वैल्यूज़ और इस तरफ हमारे पास आएंगी इस V की वैल्यूज़। अब हमें चेक करना होता है एंट्रीज किस जगह पर ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो इसमें 3 एंट्रीज हैं 2 2 0। अगर मैं सेकंड रो की बात करूं तो इसमें 2 ही एंट्रीज है। थर्ड रो में हमारे पास है 6 4 0 3 एंट्रीज हैं। कॉलम में बात करें तो 1 एंट्री है, यहाँ 2 1 0। तो जिस रो में या कॉलम में ज़्यादा एंट्री हो उसे चूज़ करना है। फर्स्ट में भी 3 एंट्रीज हैं और लास्ट में भी हमारे पास क्या है, 3 एंट्रीज हैं। तो हम इनमें से किसी एक, दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऊपर वाले को चूज़ करें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 और ये फिर 2 यहाँ आ जाएगा और लास्ट पर आ जाएगा हमारे पास 0। किसी को भी चूज कर सकते हैं हम जिसमें ज़्यादा एंट्री हो। इसमें फर्स्ट रो में और थर्ड रो में हमारे पास जो थी एंट्रीज थी वो ज़्यादा थी, इसलिए मैंने फर्स्ट रो को यहाँ पर चूज कर लिया। अब हमें इस फॉर्मूले से CIJ इक्वल्स टू UI प्लस VJ, इस फॉर्मूले से बाकी की वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है। CIJ मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है, जो ये बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं ये वैल्यू CIJ होती हैं, सामने U और V हमारे पास पड़े हैं। हमें CIJ में वैल्यू पता है 2, तो CIJ के नीचे मैंने लिख दिया 2। उस CIJ के सामने U की वैल्यू है U1 और उसी CIJ के सामने V की वैल्यू है 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास U1 की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 0। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं U2 को, क्योंकि इससे हम कैलकुलेट कर चुके हैं U1 की वैल्यू। अगर हम इस पर काम करें तो ये 2 है, ये भी 2 है, सामने हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो तीनों ही वैल्यू पता है। CIJ भी पता है, उसके सामने U भी पता है, V पता है। ये हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें इस CIJ को लेके चलें तो यहाँ पर हमें CIJ और V पता है, U हमें चाहिए, तो हम इस पर फॉर्मूला लगाते हैं। CIJ की जगह आएगा हमारे पास 2, उसके सामने U की वैल्यू है U2, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ U2 और उसके नीचे V की वैल्यू भी है 2, तो ये हमारे पास 2 से 2 कट हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट चेक करें तो नेक्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं V5 को। CIJ की वैल्यू है हमारे पास 1, इस CIJ के सामने U की वैल्यू है 0 और इसी CIJ के सामने V की वैल्यू है V5, तो V5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब हमारा बचता है V3। उसके लिए पहले हमें U3 फाइंड करना पड़ेगा। CIJ पता है, V भी पता है। CIJ की वैल्यू 0, V की वैल्यू भी 0, इसके सामने U है U3, तो U3 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 0। अब हम फाइंड करें अगर V3 को, तो CIJ है हमारे पास 4, उसके सामने U की वैल्यू है 0 और V की वैल्यू है V3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। लास्ट फाइंड करेंगे हम V1 को, तो उसके लिए CIJ है हमारे पास 6, फॉर्मूले में जहाँ CIJ है उसके नीचे मैंने 6 लिख दिया, इक्वल उसके सामने U चेक करें तो U3 है जो कि 0 है और V1 अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो पहले हमें इस फॉर्मूले से CIJ इक्वल्स टू UI प्लस VJ से एलोकेटेड सेल्स के लिए जिन पर सर्कल लगा था हमें क्या फाइंड करना होता है, UI और VJ। अब हमें अनएलोकेटेड सेल के लिए करना है, तो पहले हम ये बॉक्स बना देते हैं जिन पर सर्कल नहीं लगा था। उनके लिए हमें कैलकुलेट करना होता है DIJ और DIJ की वैल्यू इसी बॉक्स के अंदर हम लिखते होते हैं।
तो जहाँ जहाँ हमारे पास खाली जगह है वहाँ हमने बना दिए। अब क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा कि यहाँ क्या क्या आएगा हमारे पास। इस जगह पर आ रहा है 4 5, जो क्वेश्चन में टेबल दी होती है 4 5 3 5 7 6 7, यहाँ हमारे पास 3 आएगा, 6 3 और लास्ट हमारे पास है 0। ये जो ऊपर टेबल हमने बनाई है जिस पे सर्कल नहीं लगा, अब हम उन नंबर्स को लिखेंगे 4 5 4 5 3 5। इन नंबर को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इनके लिए हमें DIJ कैलकुलेट करना है, तो इसी हेडिंग में हम ऐड कर देते हैं एंड कैलकुलेट DIJ फॉर अनएलोकेटेड सेल्स। और DIJ का जो फॉर्मूला रहता है वो हमारा होता है DIJ इक्वल्स टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। किसके लिए करें? अनएलोकेटेड, जिन पर सर्कल नहीं लगा। जिस पर सर्कल नहीं लगा उसका CI यूज़ करेंगे। U और V हमने यहाँ निकाल ही रखे हैं। तो जिस पर सर्कल नहीं लगा उन पर मैंने ये बॉक्स बना रखे हैं। इससे हमारी पहचान हो जाती है कि DIJ किस किस के लिए निकालना है। CIJ की वैल्यू है 4, तो यहाँ हमारे पास आएगा 4। U और V को ऐड कर दो, U 0 V है 6, आंसर आएगा -2। तो हमारे पास ये नेगेटिव आ गया है। जब DIJ हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो जो हम ऊपर आंसर निकाल चुके होते हैं वो हमारा ऑप्टिमल नहीं होता है, हमें नेक्स्ट टेबल तक जाना होता है। लेकिन हमें सभी DIJ निकालने पड़ेंगे क्योंकि क्या अब तक कितने नेगेटिव आए, हमें मोस्ट नेगेटिव चुनना होता है। नेक्स्ट के लिए CIJ है 5, U 0 V 6। अगर इसी फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास -1। CIJ 4 है, U 0 है और V 2 है, तो U 0 है V 2 है, ये बन जाएगा 2। CIJ की वैल्यू 4 है तो आंसर 2 आ जाएगा। 3 -4 करेंगे तो यहाँ हमारे पास -1 आ जाएगा। ये 0 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 -2 करेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 0 और 1, 6 -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 2 आएगा और लास्ट इस जगह पर 0 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो जगहों पर नेगेटिव आया है DIJ। लेक्चर नंबर जो हमने 9 किया था उसमें एक नेगेटिव आया था और मैंने कहा था जो नेगेटिव आए उस पर एक सर्कल हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। यहाँ दो नेगेटिव आए हैं तो किस पर सर्कल लगेगा? मोस्ट नेगेटिव पर। बड़ा नेगेटिव है -2, यानी कि अब सर्कल किस पर लगेगा? 4 के ऊपर हम सर्कल लगाएंगे। ये जो टेबल है इसमें 4 के ऊपर भी सर्कल लगाया जाएगा और उसकी कॉस्ट हम क्या देते हैं? थीटा, जो कि मैं आप लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 9 में, उसे आप जरूर देखिएगा। तो अब नेक्स्ट टेबल जो बनेगी 4 के ऊपर एक सर्कल लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो DIJ है वो ग्रेटर देन 0 नहीं आया हर केस में। यहाँ 0 से ग्रेटर देन है, यहाँ भी ग्रेटर देन है, इस जगहों पर भी ग्रेटर देन है, लेकिन ये 3 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हमारा ग्रेटर देन नहीं है। तो किस पर सर्कल लगता है? मोस्ट नेगेटिव पर। तो पहले तो हम लिखेंगे फॉर ऑल DIJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सभी 0 ग्रेटर देन नहीं आए हैं, तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्टिमल नहीं है, हमें आगे क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मोस्ट नेगेटिव 4 के ऊपर हम सर्कल लगाएंगे और कॉस्ट आएगी हमारे पास यहाँ पर थीटा। ये लेक्चर नंबर 8 में भी ये प्रोसेस बताई हुई है कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है, दोनों एक साथ देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो मोस्ट नेगेटिव DIJ आता है उस पर हम कॉस्ट लगाते हैं थीटा और फिर हम चेक करते हैं एक लूप हमारे पास बनना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में जो लूप बना था वो बिल्कुल पास पास वाले नंबर्स पर बन गया था, लेकिन इस बार अगर हम लूप देखें तो लूप जो हमारा बनेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और वापस इसी पर आ जाएंगे। ये लूप बन गया। जब हम मोस्ट नेगेटिव पर थीटा लगाते हैं तो आपको एक लूप जरूर मिलेगा। उस लूप को देखना है हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहाँ पर ये हमारा लूप बन जाएगा। और लास्ट इनका। अब इस लूप के सामने कोने वाले पर क्या करना होता है? हमें प्लस थीटा कर देना होता है। कोस्ट है 4 प्लस थीटा कर दो, और जो ये दोनों होते हैं इनमें से हमें क्या करना होता है? माइनस थीटा करना होता है। लूप इसलिए ढूंढा जाता है क्योंकि लूप के जो सामने वाला कोना होगा उस पर हम इस थीटा को ऐड कर देंगे और इन दोनों में से
जो बाकी सामने सामने कोने होते हैं थीटा माइनस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, इन दोनों जो नेगेटिव वाले होते हैं थीटा, इन्हें इक्वल टू जीरो पुट करना होता है। तो एक तो हम 4 माइनस थीटा को जीरो के इक्वल पुट करेंगे और एक एप्साइलन माइनस थीटा को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी 4 और यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास एप्साइलन। जो हमें थीटा यूज करना होता है वो हम दोनों में से कौन सा लेते हैं, मिनिमम हम लेते हैं। अब क्योंकि एप्साइलन हमें स्टार्टिंग में बता चुके हैं टेंस टू जीरो है, तो थीटा क्या आएगा हमारे पास, एप्साइलन आ जाएगा। तो अब इस थीटा की वैल्यू जहाँ जहाँ हमारे पास थीटा है इन चार जगहों पर यहाँ हम रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम थीटा की वैल्यू एप्सिलॉन रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू एप्सिलॉन अगर यहाँ रखेंगे तो 4 के ऊपर कोस्ट जो है वो आ जाएगी हमारी एप्सिलॉन। यहाँ अगर एप्सिलॉन लिखूँ तो 4 माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, जो जिससे कि मैं 4 ही रहने दूंगा, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, टेंस टू हमारे पास जीरो है। तो अगर हम एप्सिलॉन ले भी लें तो बाद में इसने क्या बनना है, जीरो ही बनना है। और लिखना चाहें तो साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन टेंस टू जीरो है। जब हम आंसर निकालेंगे तब हमारा ये एप्सिलॉन छोड़ दिया जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन रखें तो जीरो की कॉस्ट हो जाएगी 4 प्लस एप्सिलॉन, और लास्ट अगर यहाँ एप्सिलॉन लिखें तो एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो सर्कल हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। तो टोटल सर्कल अगर देखें हमारे पास, तो अब हमारे पास 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हमारा, और लूप भी नहीं बन रहा, अगर चेक करें कहीं पर तो हमारे पास यहाँ पे लूप भी नहीं बन रहा है, तो डीजेनरेसी नहीं आई है। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, पहले टोटल कॉस्ट, क्योंकि सर्कल चेंज हो गया है तो हमारा जो पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा वो भी हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि पहले सर्कल इस जगह पर था अब इस जगह पर आ चुका है। तो टोटल कॉस्ट में हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनका मल्टीप्लाई करें तो 4 एप्सिलॉन, जिसे कि हम क्या लिखने वाले हैं, जीरो, प्लस ये बनेगा हमारे पास 8, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 24, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 एप्सिलॉन, यहाँ पे आएगा 24, ये 8, सेकेंड वाला 2 इंटू 4 भी 8 बनेगा, यहाँ हमारे पास 8 आएगा, और लास्ट वाला 0 इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये जो दो एप्सिलॉन वाली टर्म है इसे हम चाहे कट करके छोड़ दीजिएगा, -2 एप्सिलॉन बनाकर फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि एप्सिलॉन टेंस टू 0 है। बाकी हुए बचे का ऐड करें तो हमारे पास आ रहा है 80। तो टोटल कॉस्ट जो आई है हमारी 80 आई है। ये हमारा क्या है, सेकंड सॉल्यूशन है। पहले भी हालांकि 80 ही आया था, अब सर्कल चेंज होने के बाद जो कि सर्कल 0 पर था वो हट करके 4 पर आया है, अब भी हमारे पास क्या है, 80 आया है। तो अब फिर से हम UI और VJ फाइंड करेंगे एलोकेटेड सेल के लिए, और अनएलोकेटेड सेल के लिए DIJ कैलकुलेट करेंगे। तो हमने हेडिंग डाली है टू फाइंड UI एंड VJ फॉर एलोकेटेड सेल। एलोकेटेड सेल्स में हमारे पास यहाँ पर एक 4 है, 2 है, फिर नेक्स्ट लास्ट वाले में हमारे पास 6 आएगा, इधर हमारे पास 4 है, यहाँ 2 2 1 0, ये हमारे पास एलोकेटेड सेल्स आए हैं। इस तरफ हम लिखते हैं U1 U2 U3, और यहाँ हमारे पास आता है V1 V2 V3 V4 V5, और इस बार 6 है हमारे पास तो V6 तक आएगा। फिर हमें देखना होता है कि सबसे ज़्यादा एंट्री रो में है या कॉलम में है। तो अगर कॉलम में चेक करें 2 1 1 2 1 0 1, अगर हम रो वाइज चेक करें तो ये 3 एंट्रीज हैं इस रो में, और इस रो में भी कितनी एंट्रीज है हमारे पास, 3 एंट्रीज हैं। तो हम इन दोनों में से किसी एक रो को चुन सकते हैं। ऊपर वाली रो को अगर चुने तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और इस जगह पर भी 2 आ जाएगा। अगर इस रो को लेते तो यहाँ 6 आता, यहाँ 4 आता, और यहाँ क्या आ जाता, 0 आ जाता। अब हमें UI और VJ बाकी के कैलकुलेट करने हैं। फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, ये फॉर्मूला है UI प्लस VJ। CIJ कौन से होते हैं, जो यहाँ बॉक्स के अंदर पड़े हैं, ये सभी वैल्यू CIJ हैं। U की वैल्यू यहाँ और V की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अगर हम चेक करें, CIJ की वैल्यू है हमारे पास 6, V की वैल्यू है 4, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। CIJ इक्वल्स टू UI प्लस VJ ये फॉर्मूला है। CIJ की वैल्यू हमारे पास 6 आई, उसके सामने V की वैल्यू हमारे पास 4 है, और इस 6 के सामने U हमारे पास पड़ा है 3। तो अगर माइनस करेंगे तो U3 की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ लिखी है। नेक्स्ट अब हम फाइंड कर सकते हैं
V3, क्योंकि हमारे पास ये दो वैल्यूज़ पता है। Cij की जगह हमारे पास 4 आएगा, तो Cij के नीचे मैंने 4 लिख दिया। U की वैल्यू हमारे पास 2 है, इस 4 के सामने V3 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। ऐसे ही नेक्स्ट हम इसे भी फाइंड कर सकते हैं, V6 को। Cij 0 है, U 2 है, तो V6 हमारे पास -2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बचा V5, तो हमारे पास यहाँ पर पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास V1 की वैल्यू है 4 और Cij है 4। Cij की जगह आया 4, V की जगह भी आया 4, तो इसके सामने U है हमारे पास 1, U1 हो जाएगा 0। ऐसे ही अगर हम U2 को देखें तो U2 के लिए हमें Cij की वैल्यू 2, उस 2 के सामने V की वैल्यू भी 2 और उसके सामने हमारे पास U2 पड़ा है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, U2 की वैल्यू भी हमारी आई 0। नेक्स्ट अब हम V5 फाइंड करते हैं। Cij की वैल्यू है हमारे पास 1, उसके सामने U की वैल्यू है 0, तो V की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से Cij इक्वल्स टू Ui प्लस Vj से U और V की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ये तो हमने किया था एलोकेटेड सेल के लिए। अब हम फाइंड करेंगे एंड कैलकुलेट Dij फॉर अनएलोकेटेड सेल। अनएलोकेटेड सेल्स, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Dij कैलकुलेट करने का Cij माइनस Ui प्लस Vj। उससे पहले जो अनएलोकेटेड सेल हैं Dij हम इस बॉक्स में लिखेंगे, तो पहले हम ये बॉक्स बना देते हैं जहाँ पर हमने Dij को रखना है। तो अब अनएलोकेटेड सेल में हम एंट्री कर देंगे। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दी हुई है, जैसे अनएलोकेटेड सेल में यहाँ पर हमारे पास है 5, तो इस जगह पर हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ 4 और 5, तो 4 और इस जगह पर हमारे पास 5 आ जाएगा। 3 5, तो यहाँ हमारे पास 3 और यहाँ पर 5। यह है 7, तो यहाँ 7 आएगा। 6 3 0 0। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम Dij इक्वल टू Ci माइनस Ui प्लस Vj। तो अनएलोकेटेड के लिए यहाँ Dij निकला है, तो Cij की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, इसके सामने U 0 है, V 4 है, तो 0 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह से आगे कैलकुलेट करें तो ये 4 माइनस करेंगे 2, तो यहाँ आएगा 2। यह है 5 माइनस करेंगे 2 प्लस 2 4, तो 1 आएगा। क्योंकि U और V को ऐड कर लो, बाद में माइनस कर देंगे। तो इसके लिए देखें U और V को ऐड करें तो 2 आएगा, 3 माइनस 2 करें तो 1 आ जाएगा। U और V को ऐड करें 2 आएगा, 5 में से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। Cij बस पहले रखना है हमने। ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो U और V बन रहे हैं 4, 7 माइनस 4 करेंगे तो 3। U और V बन रहा है 1, 6 माइनस करेंगे तो 5। इसके लिए हमारे पास U और V है 3, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 3 0। इस जगह पर है हमारे पास U और V माइनस 2। देखिए Cij की वैल्यू 0 माइनस U है 0, V माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। वैसे ही इस 0 के लिए होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 2। तो अब जो हमारा Dij है वो लेस देन 0 नहीं आया, सभी की सभी 0। Dij जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आए हैं। तो ये जो हमारा सेकंड सोल्यूशन निकला था ये हमारा ऑप्टिमल है। implies that second solution is optimal। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।